हेलो साथियों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एस्से कैसे लिखा जाता है। हमने लास्ट वीडियो जो यूट्यूब पे डाला था उसमें हमने देखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं एस्से का, है ना। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको देख लीजिए। ओके, उसमें आपको समझ में आएगा हाउ यू शुड डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या थॉट रखना होता है हमें एस्से लिखने के लिए। ठीक है, आज हम देखेंगे हाउ टू राइट एन एस्से कंप्लीट। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया होता है एक ऐसे लिखने का, है ना। तो वो चीज हम देखेंगे जिसमें कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो था वो हमने कर लिया, है ना। ब्रेन स्ट्रॉमिंग हमने कर लिया है और वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। चलिए, ठीक है। उसके बाद एक तो ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले होता है कि हमें समझना होता है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए सुटेबल है, जिसमें हम जानते हैं ज्यादा कुछ लिख सकते हैं। देखिए, इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि इस टॉपिक पे तो हर एक इंसान लिखेगा, है ना। हर एक एस्पायरेंट्स उस पे लिख रहा है तो उस पे मार्क्स कम आएंगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका किस टॉपिक पे ज्यादा मजबूत पकड़ है वो टॉपिक लिखिए, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, है ना। दूसरा चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड चूज ए थीसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं डिटेल्ड में हमने वीडियो बना रखा है, वो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आउटलाइन बिफोर यू राइट। So a quick outline saves you from going in circles. Your introduction to four body paragraphs, each with one main idea and conclusion. This takes 10 minutes and makes the actual writing much faster. Outline before a write का मतलब हो गया आप रफ कर रहे हैं, है ना। रफ, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉम क्या करते हैं हम, अ, जैसे घर पे बैठ के लिख रहे हैं तो ब्रेन स्टॉर्म उसको देंगे। लेकिन रफ करने का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ही कर रहे हैं कि क्या क्या हम लिखेंगे, क्या क्या हम, बट ये लिमिट समय के लिए, मतलब लिमिट समय के अंदर हमको रफ करना होता है। और एक पेज के अंदर ऐसा नहीं है अब रफ करने बैठ गए तो वो भी 2-3 पेज में करते हैं, है ना। एक पेज में कर लिए मैक्सिमम, और एग्जाम में 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट ले लीजिए आप रफ करने के लिए। ओके, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद आता है राइट द इंट्रोडक्शन। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन। स्टार्ट विथ ए हुक, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू स्टार्ट विद द हुक, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। So, as in this class, today we are going to discuss about write the introduction, how the introduction should be, what you should write in introduction. Fine. Just a minute. हाँ, अभी सही है। आई थिंक अभी इंटरनेट का कनेक्शन सही हो गया। पहले ब्रेक हो रही थी वॉइस। ओके, फाइन। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट। की इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे लिखना होता है, और क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन या थॉट हमें रखना होता है इंट्रोडक्शन लिखने के दौरान। ठीक है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट विच ईच बॉडी पैराग्राफ विथ ए पीईई मेथड्स, मींस पॉइंट एविडेंस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दैट इज द मेथड यू शुड अप्रोच। वन ऑफ द मेथड ये है जो हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताया है और वो उस पे काम करते हैं। ठीक है, एंड ईच पैराग्राफ शुड फ्लो नेचुरली इनटू द नेक्स्ट। सो यूज द ट्रांजिशन लाइक फर्दर मोर, हाउएवर, बिल्डिंग ऑन दिस। मीन्स ये जो है ना कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग फ्रेज है जो आपके एक पैराग्राफ को दूसरों पैराग्राफ से कनेक्ट करेगा। नहीं तो थोड़ा सा वेग लगेगा आपका ट्रांजिशन, है ना। तो कनेक्टिविटी ही मेंटेन करेगा आपके फ्लो को, एस्से के फ्लो को। और एस्से का फ्लो जितना बढ़िया रहेगा उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको।
है ना। डिसकंटिन्यूटी आ गया कि एक पैराग्राफ लिख दिए, फिर दूसरा पैराग्राफ में हम दूसरी चीज टॉपिक का स्टार्ट कर दिए, दूसरे सॉल्यूशन का बात करने लगे, तो वो ब्रेक हो रहा है ना। तो इस पे मार्क्स कम हो जाते हैं फिर। एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट द कंक्लूजन। हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे, है ना, बट इस क्लास में हम केवल इंट्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ऐसे इजी क्लास है जिसमें आपको डिटेल्ड नोट्स मिलता है, क्लास है, और एक इशे इवैल्यूएशन अवेलेबल है। ये 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें इनरोल कर सकते हैं आप। ये सारा चीज अवेलेबल है, ओके। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन का अब। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्या है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है ना, सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर एसे, क्रिटिकल पार्ट, सबसे क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर एसे है इंट्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज इट एक्ट एज अ रोड मैप एंड टेलिंग योर रीडर व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन बतलाएगा कि आप कैसे टॉपिक को समझे हैं, क्या वो टॉपिक आपने सही तरह से डिकोड किया है या नहीं किया है, और आगे का क्या रहने वाला है आपका ऐसे, वो इंप्रेशन छोड़ेगा आपका इंट्रोडक्शन। ओके, सो व्हाई इट मैटर्स एंड व्हाट योर स्पेसिफिक स्टांस इज ऑन द टॉपिक, दैट इज व्हाट द you are going to write in introduction. Okay, so think of it as a funnel. It starts broad to grab attention and narrows down to a specific point. That is what the introduction is. So parts of introduction, when we are talking about the parts of introductions, there are specific parts, and majorly we are dividing the essay into three parts. Right, one part is where we are going to write the hook. That is the first part. Write the hook means the hook is the opening sentence, जहां से आप रीडर को ना, रीडर का इंटरेस्ट जगाएंगे, रीडर के इंप्रेशन बनाएंगे रीडर पे। और वो कैसे होगा? वो प्रोएक्टिव चैलेंजेस हो सकता है, चैलेंजेस द रीडर टू थिंक। मतलब आप रीडर को बता रहे हैं कि हाँ, यहां से मैं स्टार्ट किया हूं, अब आप सोचिए कि आगे क्या होगा। मतलब एक तरह से थ्रिल ला रहे हैं आप, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, ओपनिंग of the introduction. You can also write the surprising statistics or fact, that is also which provide immediate impact. You can also write the relevant quote, adds authority or set of it, sets a tone. Quote भी लिख सकते हैं। और you can write a brief anecdote also, which connects the topic to a human experience. Anecdotes का मतलब एक कहानी के रूप में, रियल लाइफ बेस्ड हो या फिक्शनल हो, आप जो बेहतर लिख सकते हैं वो लिखिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि रियल लाइफ बेस्ड अगर है तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो नोन हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप फिक्शनल लिख देंगे तो वो काट देंगे, नहीं, फिक्शनल भी अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दिए और टॉपिक का वो 100% कनेक्ट कर रहा है, देन यू विल गेट ए डिसेंट मार्क। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द introduction. So what we have to do in second part, that is the most important of the introduction. Here, once you have the reader's attention, इन चार पांच चीजों से आपने रीडर्स के जो अटेंशन थे वो ग्रैब कर लिए, उनको लगा कि यू आर ए कैपेबल कैंडिडेट एंड यू हैव स्टार्टेड वेरी वेल दिस इज से। तो अब क्या करना है कि अब यू नीड टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, कि आपने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया रीडर का, अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। एंड द फ्रीज कनेक्ट्स द हुक टू योर स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे जो आपने इंट्रोडक्शन में जो सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स लिखा या वोकेटिव क्वेश्चंस लिखा या ब्रीफ एनोडोट लिखा, उसको कोर थीम से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप मिस कर रहे हैं तो फिर आप अधूरा छोड़ रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन का, ध्यान रखिए। सो डिफाइन की टर्म्स इफ दे आर टेक्निकल,
अगर कोई जीएस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है जिसमें हमें समझाना है, तो वहां पे वो कर सकते हैं। और प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन और डिबेट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Or you can explain why the topic is timely or important. So these are the samples which you can write in the introduction, in the second part of the introduction. Very important. अगर आप अपने anecdotes को थीम से, कोर थीम या कोर डिमांड से कनेक्ट नहीं किए तो वो इनकम्प्लीट इंट्रोडक्शन माना जाएगा, एंड इनकम्प्लीट इंट्रोडक्शन पे मार्क्स नहीं मिलते हैं पूरे, ध्यान रखिए। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक, तीसरे पार्ट पे। सो द थेसिस स्टेटमेंट, सो दिस इज द हार्ट ऑफ योर एसे। सो यूजुअली होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन थेसिस स्टेटमेंट वी राइट। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन जैसे ही हो गया तो हम थेसिस लिखेंगे विच समराइज योर मेन आर्गुमेंट एंड आउटलाइंस द की पॉइंट्स यू विल यूज टू सपोर्ट इट। दैट इज व्हाट द थेसिस स्टेटमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट, and this is the third part, very important to understand your इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। सो राइटिंग ए ग्रेट इंट्रोडक्शन इज ऑफन इजियर इफ यू फॉलो ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दो तीन चार पांच स्टेप्स हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है। इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, याद करते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन कभी भी वेग नहीं जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा, और वो टू द पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो राइटिंग ए ग्रेट इंट्रोडक्शन इज ऑफन इजियर इफ यू फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यहां देखते हैं, पहला स्टेप है एनालाइज द प्रॉम्प्ट। सो बिफोर राइटिंग इंश्योर यू आर अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द एसे इज आस्किंग। दैट इज द पॉइंट। टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, 3 बार 4 बार पढ़िए उसको, है ना। पढ़िए उसको, उसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। अक्सर ये दिक्कत होती है बिहार कहावते में या फिलोसफिकल एसे में, राइट। एंड उसके बाद देखिए कि आर यू आर्गुइंग ए साइड, एक्सप्लेनिंग ए प्रोसेस और कंपेयरिंग टू थिंग्स, और योर इंट्रोडक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट दिस इंटेंट। ये दिखना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। मतलब एक तरह से सीधा समझिए कि आप इंट्रोडक्शन जो लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ के रीडर को समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक क्या था इससे का, कोर थीम एटलीस्ट। टॉपिक अगर नहीं आ रहा है याद हूबहू बहू, तो थीम समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, ड्राफ्ट द thesis first. So many writers find it helpful to write the thesis statement before anything else. So once you know exactly what your finish line is, it much easier to write the starting line, the hook. ये मैं पहले भी बताया, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान भी बताया था कि इंट्रोडक्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के पहले कंक्लूजन ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन आते आते तक बहुत लोग हार मान जाते हैं, मतलब उतना बेहतर कंक्लूजन उनका नहीं होता है, जेनरिक कंक्लूजन हो जाता है, जिसके वजह से अंत का इंप्रेशन जो होता है वो फीका पड़ जाता है। सो दैट इज व्हाट, ड्राफ्ट द थीसिस फर्स्ट and then write the hook and context. So start broad. If you are writing about climate change, don't start with a specific chemical, start with the global impact of weather patterns or other aspects. Or you can write the some new developments to save the environment, and then narrow down into the specific subtopic you are covering. These are the points which you have to keep remembering. Okay. So this is the step third. Now refine the tone. Refine the tone. So ensure your introduction matches the rest of your essay. And if you are writing a formal academic paper, avoid slang or overly casual hooks. बहुत जगह हमने देखा है, बहुत ऐसे के पेपर में, क्योंकि आप बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए लिख रहे हो उससे, तो वहां पे ना बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना वो कैजुअल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप स्टोरी भी लिख रहे हैं सो डू नॉट कीप इट कैजुअल, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा है, दिया है मैंने।
Hook. In the last decade, the average person attention span has dropped to just 8 seconds, shorter than that of goldfish. ये लिख दिया मैंने हुक। अभी इससे क्या हुआ कि अच्छा, ये गोल्डफिश से ह्यूमन का स्पैन कैसे कर रहे हैं, ठीक है चलिए। अब हम ब्रीज करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे। As digital media continues to dominate daily life, educators are struggling to keep students engaged in traditional classroom settings. तो यहाँ पे अब समझिए कि ये बात किस चीज की हो रही है, डिजिटल मीडिया की। अब देखिए आगे। Educators are struggling to keep students engaged in traditional classroom settings. While some argue that technology is a distraction, it is actually a vital tool for modern learning. दोनों बात हमने बात कर लिया यहाँ पे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया हमने इस हुक से। अब हम थेसिस पे आ जाते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग गेमिफाइड सॉफ्टवेयर, providing instant feedback and allowing for personalized pacing, technology significantly improves student retention and engagement in higher education. Getting my point? गुड, 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 गुड। देखिए कितना अच्छा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है यहाँ पे। दिस इज व्हाट हुक इज। आप कनेक्ट किए हैं एक ऐसे चीज को जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा कि अच्छा, गोल्ड फिश से कैसे ह्यूमन का स्पैन को कनेक्ट किया गया। लेकिन बात क्या था, डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी पे। एंड देन वी हैव एंडेड द इंट्रोडक्शन विद थीसिस। ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन है जो 69th पीवाईक्यूज में पूछा गया था बीपीएससी की तरफ से। टॉपिक था इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ये था टॉपिक हमारे 69th पीवाईक्यू। ठीक है। अब देखिए ऐसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। यहाँ पे पैरा पार्ट वन जो है वो कैप्टिवेटिंग ओपनिंग मीन्स एनेडोट्स प्लस रियलिटी से हमने शुरू किया है। आप किसी भी ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं, दैट इज टोटली अपॉन योर। सो यहाँ पे इन ए स्मॉल विलेज ए फार्मर टोल्स फ्रॉम डाउन टू डस्क, yet struggle to secure a stable income, while the same produce fetches multiple times its values in urban market. And this paradox reflects the deeper challenges embedded in India's agriculture system. रियलिटी से शुरू किया हमने, और एक हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया। तो दिस इज ए एनेडोट विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियलिटी। हमने यहाँ नाम नहीं दिया, हमने यहाँ विलेज का नाम नहीं दिया, ना ही फार्मर का नाम दिया, है ना। इसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाने के लिए, इमोशनल बनाने के लिए तो आप लिख सकते थे कि ये विडो है ना, या फिर ये ओल्ड मैन, ओल्ड फार्मर विथ हिज ओनली वाइफ। थोड़ा सा और इमोशनल इसको क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। लिंकिंग टू द टॉपिक, such disparities highlights that agriculture is not merely about production but about the efficiency, equity and sustainability of the entire system that connects farmers to markets and livelihoods. मार्केट्स एंड लाइवलीहुड्स यहाँ पे कनेक्ट कर रहा क्या, रूरल इकोनॉमी। आ रहा है समझ में बात, लिंकेज समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमने ऊपर में एक एनोडोट दे दिया, अब उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया टॉपिक से। ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है बाबू। इंट्रोडक्शन में ही हमें लिखना है। जो 100 वर्ड में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना, 90 वर्ड्स 100 वर्ड्स, उसी के अंदर ये सारा पार्ट है। देन ओनली योर इंट्रोडक्शन विल कॉल्ड एज अ वेरी परफेक्ट इंट्रोडक्शन। और ये पार्ट मिस कर जा रहे हैं बहुत बच्चे, जिसके वजह से मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूं आप लोगों के लिए। पार्ट थ्री, thesis statement. Therefore, improving the agricultural system through better infrastructure, market access, technological integration, and institutional reforms can act as a catalyst for strengthening the rural economy by enhancing income, generating employment, and ensuring inclusive growth. Okay, so why this intro works? Hook, relatable and grounded in reality. Link clearly connects farmer condition to system improvement. Thesis gives direction, means infra, market, take reforms, and all that. Right? So this is important.
अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमें स्टार्ट ही करना था, कैप्टिवेटिंग, ओपनिंग, एनेक्डोट्स और रियलिटी से हमने किया। अगर मान लीजिए कि कोई रिलेवेंट कोट लिखना होता, बहुत लोग कोट से स्टार्ट करते हैं, तो जो टॉपिक से रिलेटेड कोट होता वो हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम मान लीजिए, मेरे को अभी जैसे याद आ रहा, MS स्वामीनाथन का कोट है, बहुत बढ़िया कोट है वो। इफ एग्रीकल्चर goes wrong, nothing else will have a chance to go right। ये कोट जो है MS स्वामीनाथन जी का है। देखिए, अब ये कोड जो है ना, डायरेक्टली लिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर को करेक्ट कर रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट को भी कर रहा है। इस तरह का कोट अगर आपको याद है तो ही आप लिखिए। आधा अधूरा कनेक्शन वाला है, ओ अच्छा एग्रीकल्चर है, चलो एग्रीकल्चर पे कुछ लिख देते हैं। ना 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 ना, ऐसे गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जब तक आप कंप्लीट कनेक्टेड कोट नहीं लिखे, याद ना हो, तब तक ना लिखें। उससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता बाबू, है ना, उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। रूरल इकोनॉमिक लिंक भी बहुत जरूरी यहाँ पे कर सकते थे आप। मुझे एक और कोट याद आ रहा, उनका नाम उनका था बी बारूच, है ना। बी बारूच का मतलब बर्नार्ड बारूच। यस, बी बारूच। ठीक है, तो इनका क्या था कोट? वी ऑल फ्लरिश और डिक्लाइन विद द फार्म। ये दिखाता है कि फार्मर की प्रोस्पेरिटी होगी, तभी जाके नेशनल की प्रोस्पेरिटी होगी। फार्मर की प्रोस्पेरिटी होगी तभी नेशनल प्रोस्पेरिटी होगी, है ना। ये MS स्वामीनाथन वाला दिखाता है क्या, कि ये एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। रूरल इकोनॉमी आर्गुमेंट के लिए बहुत बढ़िया है ये कोट। समझ गए? बहुत सारे और कोट हैं जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको समझाना कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए इंट्रोडक्शन में, है ना। और इससे इतना आसान नहीं है बाबू, जितना आसान आसान नहीं है, मतलब बिना पढ़े, है ना। बिना पढ़े अगर आप इससे लिखने चले जाते हैं तो दैट इज नॉट ए गुड डिसीजन। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज नॉट ए गुड डिसीजन। अगर मान लीजिए कि हमने ये बता दिया और आपको लगा कि हाँ इससे चलो ठीक है समझ गए हम यही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू राइट, है ना। प्रीलिम्स का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, अभी आपके पास 100 डेज से कम है, तो प्रीलिम्स को दीजिए पूरा फोकस। ठीक है, अगर प्रीलिम्स का अच्छा प्रिपरेशन है आपके पास, तो आप मेंस का आंसर राइटिंग भी कीजिए 1 महीना और, जिसमें एक दो तीन एटलीस्ट वीक में एक ऐसे लिखिए और इवालुएट कराइए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बिना प्रैक्टिस के अच्छे स्कोर नहीं आ पाएंगे। मतलब अच्छे स्कोर का मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 165 प्लस मार्क्स। उन्हीं को 165 प्लस मार्क्स आता है जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जिनका अच्छा कमांड है टॉपिक्स वगैरह पे या फिर लिटरेचर वगैरह पे, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।